गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग के सामने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7th लेकर के आया हूँ। आइए हम लोग का एमसी क्यूब का ये हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा 7वां है। यहाँ पर हम लोग आज भी 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन है। मीन्स हमारा हम लोग कहेंगे कि आहारीय रेशे मीन्स आहारीय रेशे का मतलब क्या होता है? हम लोग कहेंगे आहारीय रेशे का मतलब होता है इंग्लिश के प्रोसेस में हम लोग रफेज कहते हैं, रफेज। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो रेशा होता है, रफेज ऑब्लिक हम लोग कहेंगे रेशा। तो इस तरीके का हमारा आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन मीन्स सबसे अधिक हमारा रफेज, इन चारों में से किसमें सबसे अधिक रफेज पाए जाते हैं? लाइक दैट हमारा हम कहेंगे हरी मटर में या अनार में, ताजे खजूर में या भिंडी में। तो इस तरीके से देखिए सबसे ज्यादा हमारा जो रेशा है वो रेशे के तहत अगर बात की जाए तो हम लोग कहेंगे तो जो हमारी हरी मटर होती है, हरी मटर, इसमें सबसे ज्यादा हमारे फाइबर्स पाए जाते हैं, मीन्स हम कहेंगे रफेज पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा हम लोग कहेंगे कि इसके अलावा नंबर 1 की बातें करते हैं हम लोग जो है, तो नंबर 1 हमारी हरी मटर में होगा। और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा अनाज होता है। दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर हमारा अनाज होता है, अनाज होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे फ्रूट्स होते हैं, तीसरे नंबर पर हमारा फल होता है, फल। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं, फल भी हैं। तो ये हरी मटर हमारी नंबर 1 पर आती है। जो दालीय फल होते हैं, जो ये दालीय हमारी पल्स होती हैं, दालें होती हैं, दालें। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारा जो है सब्जियां आती हैं। फोर्थ नंबर पर हमारी साग सब्जियां आती हैं, साग सब्जियां, साग सब्जियां। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रफेज सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। हम कहेंगे रफेज सबसे अधिक जो है जो पाए जाते हैं हमारे, वो हम लोग कहेंगे कि हमारा विंस, आप समझते होंगे, विंस भी कहेंगे, सेम भी कहेंगे। द्विदलीय हमारे जो भी होंगे दाल की प्रक्रिया, उसमें हमारे सबसे ज्यादा रफेज पाए जाते हैं। दूसरे पोजीशन पर हमारा अनाज आता है और तीसरे पर हम लोग कहेंगे फ्रूट आता है और चौथे पर हमारा वेजिटेबल्स, हम लोग कहेंगे साग सब्जियां आती हैं। लाइक दैट जो है हम लोग जो है हरी साग सब्जियों की बात नहीं करेंगे, केवल साग सब्जियों की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन मालूम हो गया है, हम लोग कहेंगे हरी मटर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एला कार्टे मीनू की विशेषता नहीं है? तो देखिए एले कार्टा, ये हम लोग कहेंगे कि हमारा एक मीनू है एक तरीके का, एला कार्टे। ये हमारा एक तरीके, ये हमारा एक मेनू है। हम लोग कहेंगे कि जो भी होटल की प्रक्रिया में आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक होता है जो है भोजन का एक हमारा चार्ट होता है, जिसे हम लोग कहेंगे कि वो चार्ट हमारा क्या होता है, उस चार्ट का ही नाम, उस जो मेनू होता है उस मेनू का ही नाम हमारा जो होटल में मिलता है, होटल में, होटल में, होटल में हमको मिलता है। यहाँ पर हम कहेंगे उसका नाम एला कार्टे होता है जो है, और उसकी क्या विशेषता नहीं है, हम कहेंगे उसमें सभी विशेषताएं होगी एक को छोड़ करके। हम कहेंगे रुचि अनुसार मेनू है, प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य है, खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जिसका उन्होंने ऑर्डर किया है, जो ऑर्डर किया गया है उसी का मूल्य दिया जाता है। हम लोग कहेंगे नहीं है तो हमारा ऑप्शनल सी होगा, पूर्ण रूप से तैयार होता है, मीन्स ये हमारा उस मेनू कार्ड में नहीं होता कि किस विधि से हमारा ये भोजन तैयार किया जाता है, ये प्रोसेस उसमें नहीं रहता। मैन्युफैक्चरिंग का या कुकिंग का उसमें कोई जिक्र नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कुकिंग का कोई जिक्र नहीं है, मीन्स ऑप्शन हमारा सी सही होगा। लाइक दैट हम लोग कहें प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य भी उसमें होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए एएसटीएम का सही पूर्ण रूप दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे एएस, हम लोग का यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट फॉर्म हमारा एएसटीएम। तो देखिए हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, ऐसे सही पूर्ण रूप दीजिए, मीन्स हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये से हमारा क्या होगा, ऑल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल,
या ए से अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल, या हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल, या हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग कहेंगे ए मीन्स ऑस्ट्रेलियन होगा, अमेरिकन होगा, अमेरिकन, यस हमारा सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल होगा, और यम से हम लोग कहेंगे मटेरियल होगा। लाइक दैट हमारा तीसरा का जो फुल फॉर्म होगा वो ASTM का, वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए, दीवारों की फुटिंग कहलाती है। जो भी हमारी वॉल होती है उस वॉल के हम लोग कहेंगे फुटिंग होती है। फुटिंग क्या कहलाती है? हम लोग कहेंगे कि क्या बेसमेंट कहलाएगा ये, फाउंडेशन या न्यू बोलेंगे, या हम लोग कहेंगे प्लिंथ बीम कहेंगे, या फ्लोरिंग कहेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा? प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम, बीम के आधार पर ही हमारे क्या होती हैं, दीवारों का प्रारूप बनाया जाता है। आजकल आप देख भी सकते हैं कि जो भी मकान बन रहे हैं सबसे पहले उनके क्या तैयार किए जाते हैं? बीम ढलाई की जाती है, बीम तैयार किए जाते हैं। तो वो बीम का आधार पर ही हम लोग का दीवारों में क्या होती है? फुटिंग जाती है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकें जो एक विशेष प्रक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा व्यवहार परिवर्तन के तहत हमारी प्रोसेस है, तो हम लोग कहेंगे व्यवहार परिवर्तन। मेन पॉइंट आपका है कि व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकें एक विशेष प्रक्रिया रिस्पांस हम कहें पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है। इनमें से कौन सी है? विश्लेषणात्मक चिकित्सा है, संज्ञानात्मक चिकित्सा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग है? हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेंट, व्यवहारिक ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का प्रोसेस होगा। हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का प्रोसेस है यहाँ पर। इसे हम लोग इंग्लिश में इसे बोला गया है, इसे इंग्लिश में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ये इंग्लिश का प्रोसेस है हमारा। इंग्लिश में इसको दे रखा है आंसर को, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रक्रिया। तो इस तरीके से आपको मालूम भी हो गया होगा कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? हम लोग कहेंगे स्किनर ने दिया था। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार परिवर्तन का प्रोसेस हमें मिला किससे? हम लोग कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग से। आइए छठा क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में कार्यान्वित किया गया? कार्यान्वित का मतलब आप समझते होंगे, कार्यान्वित का मतलब होता है पारित किया गया। देखिए, कार्यान्वित का मतलब होता है हम लोग कहेंगे पारित हुआ, पारित किया गया, पारित किया गया। तो देखिए, पारित की प्रक्रिया के बाद हम लोग कहते हैं एक हमारा लागू भी होता है, लागू किया गया। तो देखिए, लागू किया गया और पारित किया गया अलग अलग होता है। पारित किया गया जो है हम लोग कहेंगे 2009 में, 2001 अप्रैल 2009 में पारित किया गया, जबकि हम लोग कहेंगे लागू किया गया जो है 2010 में लागू किया गया। लाइक दैट हमारा ऑप्शनल सही होता है 2006। हम कहेंगे पारित किया गया, पारित, या हम लिखेंगे पारित किया गया। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि लागू किया गया 2010 में। क्या कहेंगे? लागू किया गया, लागू किया गया। तो देखें आप जो है क्वेश्चन का प्रारूप आप समझ करके चलना, क्या पारित हुआ है, या हम कहेंगे लागू हुआ है, या हम कहेंगे कार्यान्वित हुआ है। तो इस तरीके का प्रोसेस आएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में कार्यान्वित या पारित किया गया? तो हम लोग कहेंगे 2009, 1 अप्रैल 2009 को, जबकि लागू किया गया 2010 में। सातवां क्वेश्चन देखिए, सतत विकास कॉन्टिन्यू हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट अगर होता रहा, कॉन्टिन्यू डेवलपमेंट की प्रक्रिया के तहत लक्ष्य जो होगा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है? तो हम लोग कहेंगे कि ये संभावित है
रखा गया है कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे अगर सतत होता रहा जो है तो 2030 तक जो है क्या हो जाएगा, देश हमारा डेवलप हो जाएगा। इधर जो है ये संभावित है, ऑप्शन हमारा सही होता है बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है यफ यस यस ए आई का विस्तृत रूप है। आप इसे आप समझ सकते हैं, ये आपका क्या है, हिंदी में लिखा गया है, ये आप इसको इंग्लिश प्रोसेस में अगर देखें तो यफ यस यस ए आई मीन्स फसाई, इसे आप क्या कहेंगे, फसाई। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके आते हैं फसाई के तहत। अब फसाई का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है कि फसाई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे फसाई का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, फूड सेफ्टी व सैनिटेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड सिक्योरिटी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड स्टैंडर्ड व सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए हम लोग का क्या मिल रहा है, यफ से फूल मिलेगा, यस से हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड मिलेगा, यस से हमारा जो है सोसाइटी स्टैंडर्ड, सोसाइटी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी। देखिए हमारा सैनिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, हम लोग कहेंगे फूड सेफ्टी है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सैनिटेशन ना होकर के क्या होता हमारा, हम लोग कहेंगे फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड मीन्स हमारा फूड सेफ्टी, यफ यस, हम कहेंगे यफ यस यस ए आई। ये देखिए आपका फसाई, फसाई का फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया होगा कि फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए निम्न में कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा पोषण मीन्स न्यूट्रिएंट लेवल निर्धारण की विधि नहीं है, न्यूट्रिएंट, ये हमारा न्यूट्रिएंट लेवल निर्धारण की विधि नहीं है। MUAC रक्तचाप, लंबाई, कमर परिधि, तो पोषण के अंतर्गत हमारा ब्लड प्रेशर की प्रक्रियाएं नहीं आती, रक्तचाप हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, इससे हमारा बाहर होता है जो है। तो इस तरीके से हमारा 9वां का ऑप्शनल क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, संसद में बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनियमन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, ये क्वेश्चन हम लोग का कल भी मिला था 1986, दैट हम लोग को मालूम है कि ये क्वेश्चन हमारा कल भी मिला था, हम लोग कहेंगे 1986 में था। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कश्मीर साल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमिका रही है। अब यहाँ पर हम लोग का मालूम है कि कश्मीर की जो पश्मीना शाल होती है, पश्मीना शाल में हम लोग कहेंगे कढ़ाई की गई, इसे हम लोग जो है कसीदा कहते हैं। कश्मीर की जो कढ़ाई है, कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता है। कढ़ाई कहाँ की गई है, हम लोग को मालूम है पश्मीना शाल पर की जाती है। तो ये पश्मीना शाल पर जो कढ़ाई की गई कसीदा कढ़ाई, इस कसीदा कढ़ाई का जन्मदाता कौन है, हम लोग कहेंगे कि किसने सबसे पहले जो है पश्मीना शाल पर कढ़ाई का कार्य शुरू किया, हम कहेंगे अली बाबा ने किया, दुबराज दास ने किया, या पाल गालटियर ने किया, जैन अल आबेदिन ने किया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग कहेंगे जैन अल आबेदिन ने किया था। मीन्स कश्मीरी साल में कढ़ाई का प्रारंभ किस शिल्पकाल की भूमिका रही है, तो हम कहेंगे जैन अल आबेदिन की रही है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिल्क की छपाई तेजाबी मीन्स एसिड रंगों से रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस गोंद का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कौन सी गोंद का प्रयोग किया जाएगा, हम लोग कहेंगे अरब की गोंद, सोडियम एलिगनेंट कृत्रिम रूप से गाढ़ा करने वाला, हम कहेंगे ग्वार की गोंद। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसे हम लोग जो है एलिवेरा भी बोलते हैं, एलिवेरा, एलिवेरा इसका नाम आपने सुना होगा, एलिवेरा। तो ये अरब की गोंद मीन्स एलिवेरा की गोंद।
एलोवेरा के गोंद का प्रयोग किया जाता है। गोंद गोंद का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 13वां क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि योजना कितने वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए वित्तीय लाभ योजना है? हम लोग कहेंगे कि हमारा ये सुकन्या मीन्स बच्ची के तहत एक हमारी क्या है, बीमा पॉलिसी है। तो ये जो हमारी बीमा पॉलिसी है बच्ची के तहत, बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके तहत ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। जो हम लोग कहेंगे कि कितने वर्ष से कम आयु जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1 वर्ष से कम आयु, या 5 वर्ष से कम आयु, या 10 वर्ष से कम आयु, या 18 वर्ष से कम आयु। तो हम लोग कहेंगे कि वर्ष से कम कम आयु, हम लोग का कम आयु की प्रक्रिया रहती है 10 वर्ष से। क्या बोलेंगे हम लोग? सुकन्या के तहत जो पॉलिसी ली जाती है उसमें सुकन्या की एज कितनी होनी चाहिए? 10 साल से कम की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का क्रियाशील रूप हम लोग कहेंगे सबसे एक्टिव फॉर्म। देखिए ये हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दे रखा है अर्गोस्टेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल, डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। इसमें कह रहा है कि सबसे सक्रिय विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। तो हम लोग कहेंगे 7D हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। लाइक दैट हमारा यहाँ पर होता है 7D। ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? इसे हम लोग विटामिन विटामिन D3 कहा जाता है। ये है हमारा विटामिन D3। विटामिन D3 सबसे सक्रिय फॉर्म होता है ये। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो हम लोग को मालूम है कि ओमेगा 3 हमारा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? हम लोग कहेंगे कि हमारा अलसी के बीज, अलसी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नारियल है, अलसी है, जैतून है, मूंगफली है, लेकिन हमारा ओमेगा 3 सबसे अधिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अलसी के बीज में पाया जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन हमारा जो है बेहतरीन है और आने वाला भी है। आपके एग्जाम में श्योर पूछेगा कि ओमेगा 3 सबसे अधिक किस भोज्य पदार्थ में हमारा पाया जाता है। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? हम लोग कहेंगे फाइब्रिस का हमारा बेसिक सिद्धांत क्या है? हम लोग को मालूम है रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रैक डाउन। हम लोग कहेंगे एडॉप्टेशन, अनुकूलता। अनुकूलता हमारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे अनुकूल होना चाहिए। वस्त्र हमारे जो है मौसम के अनुरूप होना चाहिए। हम लोग कहेंगे अवसर के अनुरूप होना चाहिए, शरीर के अनुकूल होना चाहिए। मीन्स ये बेसिक है कि हमारा जो है अनुकूलता के आधार पर हमारा पहला सिद्धांत इसका लागू होता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखिए। वस्त्र और तांत्रिक उत्पादों से संबंधित व्यापार की अनुमति अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? मीन्स किस संगठन द्वारा जो है अगर वस्त्रों के फाइबरों में या हम कहेंगे उत्पादों में कोई गड़बड़ी आती है तो उसको रोकने के तहत कौन सा हमारा संगठन बनाया गया है? मीन्स किस संगठन द्वारा इसे रोका जाएगा? तो हम लोग कहेंगे कि क्या AAT होगा या फेडरल ट्रेड कमीशन होगा, टेक्सटाइल फायर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट होगा, या ASTM होगा। हम कहेंगे कि टेक्सटाइल, हमारा टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट। समझ गए होंगे। मीन्स ऑप्शनल आपका सी सही होगा। इस एक्ट के तहत आपको गलत वस्त्र जो है अगर मिलता है तो कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है जो है, मीन्स चित्रात्मक दृश्य जो भी हमारा मकान बना गया है हम कहेंगे कि नक्शा जो पास किया गया है प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है। जो नक्शा होगा वो क्या कहलाएगा? हम कहेंगे एलिवेटिंग एलिवेटिंग नक्शा होगा।
क्रॉस सेक्शन नक्शा होगा या 3 आयामी नक्शा होगा, भूतलीय ऑब्लिक 2 आयामी नक्शा ऑब्लिक परस्पैटिक नक्शा होगा। हम लोग कहेंगे नक्शा हमारा 3 आयामी होता है। कौन होता है? 3D होता है। नक्शा हमारा क्या होगा? 3D होगा। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि 3 आयामी नक्शा होगा। जो भी घर का चित्रात्मक हमारा नक्शा बनाया जाता है वो 3D होता है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं, क्या कहा जाएगा? हम लोग कहेंगे जेनेटिक और ईवीएस के द्वारा। देखिए जेनेटिक कैरेक्टर और वातावरण के सभी लेवल, जो भी वातावरण के स्तर हैं, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को हम लोग इस फेलाकॉइड्स या प्रॉक्सिमोडिस्टल या जीनोटिपिकल या एपिजेनेसिस, लाइक दैट हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एपिजेनेसिस बोलते हैं, जहाँ जेनेटिक और हम लोग कहेंगे ईबीएस के द्वारा डेवलपमेंट की चीजें एक साथ आदान प्रदान के द्वारा होती है, उसे हम लोग एपिजेनेसिस के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए। सामान्य रक्त दाब होता है, मीन्स हम कहेंगे नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी की बातें हैं तो नॉर्मल बीपी हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए यस बीपी, यस मतलब होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। यहाँ पर देखिए बीपी का मतलब होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। हम लोग कहेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। आपने यहाँ पर देखिए डी हमें मिलेगा, डी के तहत हम लोग कहेंगे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। अब बाकी आप बीपी समझ ही रहे होंगे, ब्लड प्रेशर। तो देखिए हम लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 mmHg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 880 mmHg। क्या हम कहेंगे कि सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120, डायस्टोलिक लेस देन 90? क्या कहेंगे सिस्टोलिक लेस देन 80 या डी बीपी 120 लेस देन 120? क्या यस बीपी लेस देन 130 और हम कहेंगे डी लेस देन 80? लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा यस बीपी हमारा यहाँ होगा, देखिए हमारा ऑप्शनल सही होगा यस बीपी 120। नॉर्मल बीपी के तहत हम लोग कहते हैं कि हमारा ये प्रोसेस सही होता है, जबकि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा यस बी बराबर होता है 120 के और डी हमारा बराबर होता है 80 mm एच जी, एच जी। देखिए हम लोग कहेंगे इतना होगा या इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। लाइक दैट हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? ए सही होता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए रंग जिसको सूती कपड़ों की तरह आकर्षित नहीं होता, मीन्स वह कौन सा रंग है जिसके द्वारा सूती कपड़ों को नहीं रंगा जा सकता? मीन्स कॉटन लिनन को आप उससे ड्राइंग नहीं कर सकते, रंग नहीं सकते जो है, मीन्स वो आकर्षित ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो क्या हम कहेंगे बेसिक रंग होगा या रिएक्टिव रंग होगा या सल्फर रंग होगा या व्हाइट रंग होगा? तो हम लोग कहेंगे बेसिक रंग होगा। कौन सा रंग होगा? हम लोग कहेंगे बेसिक रंग होगा। इसे हम लोग पैथिव रंग भी बोलते हैं, पैथिव, पैथिव रंग भी बोलते हैं। क्या इसे हम लोग एल्केलाइन रंग भी बोलते हैं? एल्केलाइन, एल्केलाइन रंग, एल्केलाइन रंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉटन इन रंगों को एब्जॉर्ब, इस रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर देखिए निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा देखिए करा यम MUFA, इसे आप पढ़ते हैं, मूफा पढ़ते हैं आप, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इसे हम लोग बोलते हैं मोनो, मोनो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड
एफ से फैटी, फैटी और ए से आपका चलता है एसिड, एसिड मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम कहेंगे का सर्वोत्तम साधन है क्या? सूरजमुखी का तेल होगा, सोयाबीन का तेल होगा, नारियल का तेल होगा या जैतून का तेल होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे जैतून का तेल मीन्स ऑलिव ऑयल। क्या बोलते हैं? ऑलिव, इसे हम लोग बोलते हैं ऑलिव ऑयल, ऑयल, ऑलिव ऑयल बोलते हैं इसको, ऑलिव। तो ये जैतून का तेल हमारा है जो हम लोग कहेंगे कि सर्वोत्तम साधन है किसका? मूंगफा का। आइए 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में जिंक मीन्स जस्ता का मुख्य कार्य है। जस्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जस्ता का मुख्य कार्य क्या होगा। हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करेगा, या डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करेगा, या हड्डी का स्वास्थ्य प्रदान करेगा, या दृष्टि प्रदान करेगा। हम लोग कहेंगे जिंक है ये हमारा, ये सिंथेसिस से कार्य करेगा जिंक। हम कहेंगे डीएनए और आरएनए के निर्माण में, संश्लेषण मीन्स निर्माण, हम कहेंगे निर्माण में भाग लेता है, निर्माण में, निर्माण में भाग लेता है, निर्माण में भाग लेता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिंक का मेजर वर्क क्या होता है? डीएनए आरएनए के निर्माण में क्या करता है? सहयोग करता है। ऑप्शन हम लोग कहेंगे कि 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बी। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? हम लोग कहें किसका प्रयोग करेंगे जिससे हमारा कलर फेड ना हो? तो कलर फेड ना हो, कलर को बचाना है, तो किसके द्वारा हम लोग बचा सकते हैं इसको? हम लोग कहेंगे कि कलर को फेड होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग करेंगे, साधारण नमक का प्रयोग करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का, या हम कहेंगे लिसापोल का। हम लोग को मालूम है कि साल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। आइए 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यस ए यस एम आई आर शास मीरा, इसे हम लोग शास मीरा भी पढ़ते हैं। शास मीरा का सही पूर्ण रूप बताइए। इस फुल फॉर्म शास मीरा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर शास मीरा का फुल फॉर्म क्या होगा? हम लोग कहेंगे क्या यस सिल्क एस एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन होगा, या कहेंगे सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन होगा? तो देखिए हम लोग का यही मिलेगा। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? एंड यहाँ पर एंड आर्ट सिल्क क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखिए सिंथेटिक एक्ट एंड आर्ट सिल्क रिसर्च एसोसिएशन। पहला ऑप्शन देखिए सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। लाइक दैट हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। शासमीरा का फुल फॉर्म सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन होता है। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक्स कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण है? हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स हम कहेंगे कि फैब्रिक्स एक तरीके से हमारा कपड़ा का ही कलात्मक रूप है कि किस तत्व के बदलाव के उदाहरण है? टेक्सचर, लाइन, आकार, शेप, आकार, कलर, हम लोग कहेंगे रंग। तो इसके तहत हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि हमारा जो टेक्सचर होता है जो है, ये बदलाव के से क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर को हम लोग वजन भी कहते हैं, वजन, वयन भी कहा जाता है। जो टेक्सचर वयन अब लिख हम लोग इसे पोत भी कहेंगे। क्या कहते हैं? इसे पोत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक्स कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? हम लोग कहेंगे पोत के।
आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। इकोलॉजिकल, हम कहेंगे इकोलॉजिकल थियरी, ये हम लोग का मालूम है कि ये सीडीबी का क्वेश्चन है हमारा। तो इकोलॉजिकल थियरी किसने दिया था? हम लोग कहेंगे कॉनरेड लॉरेंस ने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ब्रॉन फ्रेनर ने दिया था, युवान पावलोव ने दिया था। हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल थियरी ब्रॉन ब्रेनर ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था? बालक के विकास को इन्होंने 5 अवस्थाओं या 5 मंडलों में बांटा था। तो हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना किसने किया था? ब्रॉन ब्रेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एस एस ए आई का पूरा नाम। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है आपका। आगे चलते हैं हम लोग। फसाई का पूरा नाम पूछ रखा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा। इन्फेक्शन है ये, किसके द्वारा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा इन्फेक्टेड कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हम कहें पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, हैजा, कब्ज, लाइक दैट हम कहेंगे कि इससे क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि पेप्टिक अल्सर होगा। पेप्टिक अल्सर का मतलब आप समझते होंगे, हम लोग कहेंगे आमाशय, आमाशय, आमाशय और आंत में घाव, आंत में घाव। इस घाव को ही, आमाशय और पेट में घाव को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होता है। आइए 29वां देखते हैं। बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। बरोका, बरोका हम लोग कहेंगे कि बरोका क्षेत्र हमारा भाषा से संबंधित है। हम लोग किससे कहेंगे? भाषा से संबंधित है। क्या भाषा को समझने में, या वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में, क्रोध उत्पादन में? देखिए हम लोग को मालूम है कि बरोका का संबंध किससे है? वाणी या भाषा। कंफ्यूजन करेगा यहाँ पर कि ये वाणी से बरोका का संबंध होगा। मस्तिष्क का एक पार्ट है बरोका, यहाँ पर सूचनाएं कलेक्ट होती हैं, इकट्ठा होती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सूचनाओं का संग्रहाकार है ये। मीन्स यहाँ पर संग्रहण होता है सूचनाओं का बरोका क्षेत्र में। तो हम कहें कि भाषा को समझने में जो योगदान करेगा, भाषा को समझने में या वाणी उत्पन्न करने में, तो हम लोग कहेंगे वाणी उत्पन्न करने में। दैट भाषा न हो करके हम लोग कहेंगे वाणी को उत्पन्न करने में इसका क्या होता है? योगदान होता है। क्योंकि यहाँ पर सभी सूचनाएं क्या होती हैं? कलेक्ट होती हैं, इकट्ठा होती हैं। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31वां क्वेश्चन देखिए। एनसीपी आर एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा जो है बाल अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग है। हम लोग कहेंगे प्रजनन के बचाव या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिषद है, या गरीबी के नियंत्रण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय आयोग है, या शाला पूर्व केंद्र पास पालन घर यहाँ होता है। देखिए हमारा क्या है, ये पालन घर है, पालन घर है यहाँ पर। पालन घर एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद है। तो लाइक दैट हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर हमें मालूम है कि बाल अधिकारी की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग है। मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे एनसी, ये है आपका एनसीपीसी, बाल अधिकारी की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग है, बाल अधिकारियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। ये हमें मालूम हो चुका है कि हमारा इसका ऑप्शन क्या सही है। हम लोग कहेंगे कि एनसी का हमारा जो ऑप्शनल है वो ए सही है। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? हम कहेंगे स्वेडिंग, गिंगिंग, सिरे, फ्लोकिंग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे चमक प्रदान करने की, जो चमक प्रदान करने की जो परिसज्जा है वो यहाँ पर सिरेइंग होता है। यहाँ पर सिरेइंग पूरा नहीं लिखा पाया है, सिरेइंग। हम लोग कहेंगे कि सिरेइंग हमारी क्या होती है? चमक, चमक प्रदान करने की परिसज्जा होती है, सिरेइंग भी होती है।
और हम कहेंगे अश्रीन राइजिंग भी होती है, अश्रीन राइजिंग भी होती है, राइजिंग राइजिंग भी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारी कई परिसज्जाएं होती हैं, लेकिन आपके ऑप्शनल में मिलेगा सीधे लिखा हुआ सिरिंग, पूरा ये सिरिंग है। राइट 32वां का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी सही होगा। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा केंद्रीय रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर सिलाई की मशीनों में प्रयोग भी होता है, बंडलों में। तो लाइक दैट निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा केंद्रीय रहित है, केंद्रीय रहित है तथा क्वालिटिंग और क्वालिटिंग यहाँ पर होता है, क्वालिटिंग 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 और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है, कोकून, स्पूल, कोन या हम कहेंगे वाई कोन। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे 33वां का हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो क्या होगा? हम लोग कहेंगे कोकून का प्रोसेस होता है। किसका होता है? कोकून का। धागों के बंडलों का प्रोसेस हमारा किससे होगा? कोकून से होगा। 34वां क्वेश्चन देखिए। अक्षर आर ओ वाई यहाँ पर हमारा दे रखा है, अक्षर हमारा दे रखा है। इंग्लिश प्रोसेस आप देखना, आर ओ और हम कहेंगे वाई। मीन्स हम लोग को मालूम है कि आर हमारा रेड है, वो ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, और ये हमारा येलो है, येलो, ऑरेंज और येलो। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे लाल, नारंगी और पीला। ये तीनों रंग हमारे हमें कौन से रंग समूह की याद दिलाते हैं? तो हम कहेंगे क्या ये कोष्ल रंग होंगे, शीतल होंगे, तटस्थ होंगे या प्राथमिक होंगे? तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा प्राथमिक रंग के तहत दो मिलेंगे, येलो भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा। देखिए ऑरेंज रंग हमारा द्वितीयक रंग होता है, ये प्राथमिक रंग नहीं होता। ऑरेंज, ग्रीन, ऑरेंज हमारा क्या होते हैं? पर्पल। ये तीन हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। मीन्स हम कहेंगे कोष्ण, मीन्स यहाँ पर देखिए कोष्ण मीन्स हम लोग कहेंगे गर्म रंग होगा। क्या होगा? कोष्ण मीन्स गर्म रंग होगा। ऑप्शनल आपका क्या सही होता है? यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शनल आपका ए सही होता है। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किस तत्व के प्रयोग के कला के आकार, रंग, रेखाओं को दोहराया जाता है? इस कला के हम लोग को मालूम है 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों में से एक तत्व आकार है, रंग है और रेखा है। इन तीनों को दोहराया जाता है। हम कहें किस तत्व के प्रयोग से, तो हम कहें किस तत्व के प्रयोग से जो है हम इनको क्या करते हैं, जो है आकार को दोहराते हैं, रंग को दोहराते हैं, रेखाओं को दोहराते हैं। इन सभी को दोहराने का कार्य किया जाता है। क्या महत्व के द्वारा, फोकल बिंदु के द्वारा, बैलेंस के द्वारा या पैटर्न के द्वारा? तो हम लोग क्या कहेंगे? पैटर्न के द्वारा, दोहराव के द्वारा। पैटर्न मीन्स हम लोग कहेंगे दोहराव, दोहराव। पैटर्न के द्वारा हम लोग कहेंगे कि इन आकार, रंग और रेखाओं को दोहराया जाता है। 36वां क्वेश्चन देखिए। एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? एंड्रोगॉजी आपको मालूम ही है, पेडागॉजी होता है, फिर हम कहेंगे एंड्रोगॉजी होता है। तो एंड्रोगॉजी का संबंध किससे होता है? हम लोग कहेंगे कि पेडागॉजी का संबंध हमारे जो है बालक से होता है, और एंड्रोगॉजी का संबंध हम लोग कहेंगे प्रौढ़ से होता है, प्रौढ़। तो इस तरीके से एंड्रोगॉजी का संबंध हमारा प्रौढ़ से होता है, जबकि हम लोग कहेंगे पेडागॉजी का संबंध हमारा, पेडागॉजी का संबंध हमारा बालक से होता है, बालक से होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रौढ़, बालक ऑब्लिक हम लोग किशोर भी कहेंगे, बालक और किशोर की प्रक्रियाएं होंगी हमारी पेडागॉजी का। और एंड्रोगॉजी का संबंध हम लोग किससे कहेंगे? तो इस तरीके से देखिए पेडागॉजी के यहाँ पर दे भी रखा है, हम लोग कहेंगे इसका संबंध बालक से भी होगा, किशोर से भी होगा, और हम कहेंगे युवा से भी होगा। ये हमारा पेडागॉजी का जो है शिक्षण का संबंध। जबकि हम कहेंगे कि हमारा जो एंड्रोगॉजी होगा उसका संबंध प्रौढ़ व्यक्तियों से होगा, जो 21 साल के ऊपर के होंगे।
देखिए दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन व छेप मीन्स प्रेसिपिटेट होता है और छेप देता है। तो लाइक दैट हम लोग को पीएच देखना है। यहाँ पर देखिए केसिन अवक्षेप 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 या इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है पीएच, देखना है पीएच, ये हमारा है पीएच। और अभी दूध से पनीर बनाने की क्रिया में, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप देता है? वो पीएच चाहिए जिस पर केसीन क्या करता है, ये केसीन हमारा अवक्षेप देता है। तो पीएच 6.5 पर, पीएच 4.6 पर, पीएच हमारा 7.5 पर, पीएच 3.0 पर। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा पीएच 4.6 होता है। 4.6 पर हमारा दूध से पनीर बनाने की क्रिया में केसीन अवक्षेप हमारा देता है, मीन्स झोंक देता है। अवक्षेप का मतलब होता है झोंक। देखिए पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है जो है लेआउट। पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्न को लेआउट बोला जाता है। यहाँ पर हमारा आता है लेआउट, लेआउट, लेआउट। देखिए पैटर्न मीन्स हम लोग कहेंगे पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि मीन्स लेआउट बनाने की सबसे तेज विधि क्या होगी? सपाट पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग करना, ड्रेपिंग करना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना। तो हम लोग कहेंगे सपाट बनाना है, जो है क्या करना है, लेआउट बनाना है। पर सर्वाधिक तेज विधि मीन्स सीधे हम लोग कहेंगे सपाट पैटर्न बनाना है, सपाट पैटर्न विधि। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का वह चरण जिसमें विशिष्ट सह प्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। मीन्स हमें देखना है, वो चरण देखना है। मीन्स प्रबंधन का, होम मैनेजमेंट का वह कौन सा जो है हमारा प्रबंधन प्रक्रिया प्रोसेस का वह हमें स्टेप देखना। सोपान मीन्स होता है चरण या हम कहेंगे स्टेप। वो कौन सा स्टेप है जिसमें विशिष्ट सह प्रयोजन निर्णय श्रृंखला हमारा अनुक्रम का अनुकरण करती है? वो नियोजन है या आयोजन करना है या समन्वय है या मूल्यांकन है? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, प्लानिंग होगा। क्या होगा? प्लानिंग होगा। नियोजन, प्लानिंग, प्लानिंग होगा हमारा। क्या कहेंगे हम लोग? प्लानिंग होगा। तो इस तरीके से आज हमारे 39 क्वेश्चन ही हैं। एक क्वेश्चन की कमी है, इसे कंपनसेशन के रूप में आपको कभी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग फिर अपने एक नए सेट के तहत मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।